हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन इंस्पायर्ड कॉर्नर। आज हम भारत और समकालीन विश्व के अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पर इस पर चर्चा करने से पहले बच्चों, मैं एक बात आप लोगों से जानना चाहती हूँ। जब आपके ऊपर हर कोई अंकुश लगाता रहे, आपको कोई भी कार्य करने ना दिया जाए और कोई भी वस्तु आपके लिए जरूरी हो पर आप उसे ना ले पाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे? ऐसे ही कुछ बातें फ्रांस में हुई जिसके कारण ये क्रांति हुई। तो हम शुरू करते हैं। फ्रांस के लोग महंगाई, कर वृद्धि और निरंकुश शासन से परेशान थे। जो फ्रांस में महंगाई इतनी ज़्यादा थी कि कम से कम हर वस्तु के मूल्य 10 गुना बढ़ गए थे। कोई भी चीज आम व्यक्ति खरीद नहीं पा रहा था। और कर वृद्धि तो इतनी ज्यादा हो गई थी कि यहाँ तक पाव रोटी पर भी कर लग गए थे। आम आदमी, गरीब व्यक्ति अपने लिए रोटी भी नहीं खरीद सकता था। और निरंकुश शासन मतलब जिस शासन पर कोई भी अंकुश ना हो और वो जो भी करना चाहे शासन वो कर सकता था। ऐसे शासन के कारण वहां के लोग परेशान हो गए और इन परेशानियों के कारण फ्रांस में क्रांति का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। अब बच्चों, जो फ्रांसीसी उन्होंने समाप्त कर दिया। राजतंत्र बच्चों क्या होता है? राजा का तंत्र, राजा का शासन। मतलब वहां पर राजतंत्र को खत्म करके वहां गणतंत्र को ला दिया। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। और जो उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया था क्रांति के दौरान, मानव अधिकार घोषणा पत्र, वो एक नए युग का दरवाजा था, एक नए युग का आगमन था कि हाँ, अब हम नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। सन 1774 में ब्रूवो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। अब बच्चों, 1774 में ब्रूवो राजवंश का राजकुमार लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, मतलब वो राजा बना। जब वो गद्दी पर बैठा तो उस समय कैसी परिस्थितियां थी, उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि उसकी निरंकुशता बढ़ती गई। अब देखो, जब वो गद्दी पर बैठा तो राजकोष खाली था, मतलब धनराशि बिल्कुल समाप्त थी और कई युद्ध लड़ने के कारण कर्ज के बोझ से दबा था और राजा का राजकोष कर्ज में डूबा हुआ था और कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। आपको पता है ना बच्चों, जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगने के कारण वो कर्ज बढ़ता जाता है। और ऐसे ही फ्रांस का जो राजकोष था वो खाली था और कर्ज लेने के कारण वो कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बंटा हुआ था। स्टेट द्वितीय और तीसरा तृतीय। प्रथम स्टेट में आते थे चर्च, उनके पादरी। अब जैसे हम लोगों के मंदिरों में पूजा करने वाला पुजारी होता है, वैसे ही चर्च में पूजा करने वाले को पादरी बोलते। तो ये प्रथम स्टेट में आते थे। फिर आते थे द्वितीय स्टेट में आते थे कुलीन वर्ग, और तीसरे स्टेट में आते थे सरकारी कर्मचारी, अमीर घराने कुछ हद तक, और किसान मजदूर, सभी के सब तीसरे स्टेट में आते। और तीसरा स्टेट ही सिर्फ कर देता था, प्रथम और द्वितीय कर नहीं देते थे। और पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे और 60%
जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। अब फ्रांस की जितनी आबादी थी बच्चों, उसके 90% लोग किसान थे, गरीब थे। और जो जमीन थी उसका 60% हिस्सा कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के भी अमीर लोगों के पास था। और प्रथम दो स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिसमें महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट। जो बच्चों पहला और द्वितीय स्टेट था, इनको जन्मजात अधिकार प्राप्त थे, मतलब जन्म से ही इनको कुछ अधिकार प्राप्त थे। और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार इसमें यह था कि जो सरकार को कर देना है वो इन्हें नहीं देना पड़ता था। कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर वसूल करता था। और देखो, ये दोनों स्टेट कर तो नहीं देते थे, पर ये भी कुछ कर किसान अपने स्वामी के घर और खेतों पर काम करते थे, सैन्य सेवाएं देना और सड़क के निर्माण में सहयोग देने के लिए बाध्य थे। अब किसान अपनी मर्जी से चाहे या ना चाहे उसे अपने स्वामी के घर और खेतों में काम करना ही पड़ता था। उसकी उसको सैन्य सेवाएं देनी ही पड़ती थी। मतलब सैन्य सेवाएं बच्चों, जब युद्ध होते थे तो उसको अपने स्वामी की तरफ से लड़ना पड़ता था और उसके लिए सड़क निर्माण करना भी पड़ता था। इन कार्यों के लिए उसका मन हो, मर्जी हो या ना हो, उसे ये सभी कार्य करने पड़ते थे। साथ ही सामंती कर भी कुलीन वर्ग को देना पड़ता था। अब जो प्रथम स्टेट कौन सा था? चर्च, पादरी। चर्च भी किसानों से करों के का एक हिस्सा टाइद, एक प्रकार का धार्मिक कर के रूप में वसूलते थे, जबकि उन्हें प्रत्यक्ष कर टाइल भी देना पड़ता था। अब देखो, जो टाइल कर है वो तो प्रत्यक्ष कर राजतंत्र के द्वारा लगा होता, शासन के द्वारा वो भी देना पड़ता था, और चर्च को टाइद भी देना पड़ता था। अब देखो, उन्हें कर कितने देने पड़ते थे? जो तो सरकार को देने टाइल वो तो देना ही था, पर कुलीन वर्ग को सामंती कर और चर्च को, पादरी लोगों को टाइद कर भी देना पड़ता था, जिसके कारण अमीर अमीर होता जा रहा था और गरीब गरीब होता जा रहा था। विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात फ्रांस की क्रांति को जाता है। अब बच्चों, जो ये अमीर गरीब की खाई को कम करने को का जो परिवर्तन था, ये इसकी शुरुआत फ्रांस की क्रांति से ही हुई। देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई और 21 जनवरी 1793 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। सार्वजनिक रूप का मतलब बच्चों, उसको खुलेआम फांसी दे दी गई थी। सन 1793 से 1794 तक के काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है और इस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। अब किसका शासन था बच्चों? जैकोबिन क्लब का। और जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। कौन था बच्चों? मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन को सौ क्लॉथ के नाम से जाना जाता था। जो जैकोबिन थे उन्हें सौ क्लॉथ के नाम से जाना जाता था। और सौ क्लॉथ पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे। अभी लाल रंग की टोपी क्यों पहनते थे? क्योंकि ये लाल रंग की टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक थी। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ था और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया था। और गणतंत्र क्या होती है बच्चों? कैसी सरकार होती है? जहां सरकार और उसके शासक प्रमुख का चुनाव जनता करती है। मतलब सरकार का भी, और जो सरकार का प्रमुख होता है, नेता होता है, उसका चुनाव भी जनता करती है। गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबिनो का शासन हुआ और रॉबेस्पियर सरकार सत्ता में आ गई। अब कौन सी सरकार आई राजतंत्र खत्म होने पर? गणतंत्र। और रॉबेस्पियर सरकार सत्ता में आ गई। और इसी समय में गर्दन को धड़ से अलग करने वाली गिलोटिन मशीन भी आई थी।
का भी आविष्कार हो गया था, और इसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया था, इसीलिए इसका नाम मशीन का गिलोटिन रखा गया। रॉबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद कर दिया। थे जहां पर उनको बैरक या दफ्तर बना दिया। और मैक्समिलियन रॉबेस्पियर ने नेता था, प्रमुख कौन था गणतंत्र सरकार का? मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। उसने अपनी नीतियों को इतना सख्ती से लागू किया कि जो उसके समर्थक थे वो भी त्राही त्राही करने लगे, वो भी डरने लग पड़े थे उसके लागू नीतियों को लागू करने के ढंग से। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन ही उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अब क्या किया न्यायालय ने? अदालत ने उसको दोषी ठहराया और गिलोटिन पर चढ़ा दिया। अब जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। अब जो मध्य वर्ग था, जो तीसरा स्टेट था पहले राजतंत्र के समय, उसके जो संपन्न लोग थे उनके पास सत्ता आ गई। नया संविधान बन गया और जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया, और इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। अब क्या किया इन्होंने 2 परिषदों का प्रावधान रखा और उन्होंने आगे 5 सदस्यों की कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त कर दिया। लेकिन जो ये डायरेक्टरी बनी थी 5 सदस्यों की, इनमें भी आपस में झगड़े होते रहे। ये भी एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होते थे और इन्हीं झगड़ों के कारण इनका भी शासन ना चल सका। उसके बाद क्या आया? सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। इस तरह बच्चों ये फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति आई और वहां पर राजतंत्र का खत्म करके गणतंत्र को आरंभ किया। फिर गणतंत्र को खत्म होने पर तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें और साथ ही मेरी इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।